जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी ये क्लास रहने वाली है किसकी? लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन। तो हमने जो पिछली क्लास करी थी, वो पिछली क्लास हमारी कौन सी थी? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो बहुत अच्छे से क्लास कंप्लीट हुई और आपके प्यार और स्नेह से आगे धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं, हमारा चैनल भी ग्रो कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, दो ड्राइवर होते हैं, एक बराबर में ट्रक ड्राइवर होता है और एक बराबर में ट्रेन चल रही होती है, ऐसे दोनों चल रहे होते हैं। लेकिन उसमें दोनों ही ड्राइवर हैं, एक ट्रेन का ड्राइवर है और एक ट्रक का ड्राइवर है। दोनों में ही किस चीज़ का डिफरेंस है? एजुकेशन का। कि वो एजुकेशन बेस्ड अपना ट्रेन चला रहे हैं। हो सकता है वो भी पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ट्रक ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें एग्जाम, आपका जो कंपटीशन होता है वो क्रैक करके चलाना होता है और उसको कोई भी चला सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आज की डेट में कंपटीशन कितना है, तो हर चीज़ में कंपटीशन है। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे जो टेक्निकल भाई हैं, तरुण भाई, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं, आप भी जानते हो ये चीज़। तो आज भी उन्होंने कुछ लिखा है, तो देखते हैं क्या लिखा है। हार पर हताश क्यों? हार पर हताश क्यों? क्षण भर में निराश क्यों? क्षण भर में निराश क्यों? लक्ष्य पर वार कर, बार बार हजार कर, सौ मुश्किलें कतार पर, परवाह नहीं फिर भी प्रहार कर। क्या बात है! बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी हार है उस पर निराश क्यों, हताश क्यों। अपने जो भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस पर निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, एक नहीं हजार बार करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। नहीं, अगर कहते कि जिसको एक बार में सफलता मिल जाती है, वो भी ये बोलते हैं कि यार नहीं, सफलता कुछ नहीं होती, आप लोग पढ़िए। लेकिन जिसको कई बार में जाके सफलता मिलती है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि यार सफलता हो पाना बड़ा कठिन है। और बड़ी वही चीज इसमें दर्शाई गई है कि आप कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो। तो चलिए दोस्तों, हमारी क्लास शुरू करते हैं हम। तो क्लास हमारी कौन सी है ये? तो ये रहेगी हमारी लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, शासन। स्थानीय स्वशासन अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 40। आर्टिकल 40, तो इसमें क्या है? पंचायतों का, पंचायतों का संगठन या गठन। किसमें है ये और किसके अंदर है ये? डीपीएसपी। डीपीएसपी में ये बात बताई गई आर्टिकल 40 में। पंचायतों का संगठन या फिर गठन, पंचायतों का गठन ये। तो स्थानीय स्वशासन में हम, जैसे हमारे इसको कब संवैधानिक दर्जा मिला, कब सबसे पहले किस जिले में, कहाँ पे, कौन से स्टेट में ये लागू करी गई, तो ये सारी चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण से। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ग्रामीण स्थानीय शासन, किसकी बात करते हैं हम सबसे पहले? ग्रामीण स्थानीय शासन। आपको पता होना चाहिए कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1992 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और 1992 के बाद में 74वां संविधान संशोधन 1992 में किसको दिया गया? तो शहरी शासन को। शहरी शासन। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, ग्रामीण। इसको अगर हम बात करें, भाग भाग 9 और आर्टिकल 243 से लेकर 243 आई तक। कितना जी? 243 से लेकर 243 आई तक। आई क्या है? जो हमारे सब आर्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 243, 244 ऐसा होते हैं। तो इसमें क्या होता है? 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
ऐसे करके। तो ये कितना है, तो स्थानीय स्वशासन। अगर भाग की बात करें हम, तो भाग कितना, भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 आई तक। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को सरकार किसकी थी उस समय पे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय पीएम थे, और जवाहरलाल नेहरू सरकार थी। तो पंडित नेहरू सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है। कौन सा था वो, सामुदायिक विकास सामुदायिक विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या शुरू करा गया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को, किसने, तो पंडित नेहरू सरकार ने। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पंडित नेहरू सरकार ने ही, इसके बाद में 2 अक्टूबर 1953 में, फिर उसके बाद में 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा राष्ट्रीय प्रसार सेवा सेवा कार्यक्रम शुरू किया। ये किसके लिए था, ये भी पंचायतों के, मतलब स्थानीय स्वशासन या पंचायतों के लिए था। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टिकल 40 हमारा किससे संबंधित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने डीपीएस में भी बताया था, और इसमें भी आपको मैंने बताया था कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, उतारते रहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें अपने नोट्स में, जो भी अपने आप नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट करते रहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, शहरी स्थानीय शासन। किसकी, शहरी स्थानीय शासन। शहरी, सारी बात करेंगे हम लोग कि गांव में कैसे पंचायत का गठन होता है, एक ग्राम सभा होती है, उसमें एक प्रधान, ग्राम प्रधान जिसे हम बोलते हैं। तो आप लोगों के आसपास अगर आप गांव से रिलेटेड रखते हैं, तो उसमें एक ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो ग्राम प्रधान होता है। अगर आप किसी सिटी से हैं, जैसे नगर निगम होते हैं बड़े शहरों के लिए, और नगर पालिकाएं होती है छोटे कस्बों और शहरों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, उसके बाद में हम शहरों के बारे में। तो शहरी स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय शासन, ये किस में, सबसे पहले हम बात करते हैं भाग, ये भी किस में आएगा, भाग 9, भाग 9 के अंदर आएंगे। और इसमें आर्टिकल कितने होंगे, आर्टिकल कहां से कहां तक होंगे, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। कहां से होंगे आर्टिकल, तो भाग 9 में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। तो ये किस में है, शहरी स्थानीय स्वशासन। अगर हम बात करें सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, या आपके मन में जो सवाल आएगा कि भैया आपने ये सारी चीज तो बताई, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में, कहाँ की बात करें हम, भारत की, तो इसे किससे जाना जाता है, भारत में, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक का जनक किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रिपन को, रिपन को। आपके मन में ये भी आएगा कि भैया ये आप रिपन को मतलब क्यों जाना जाता है, क्या क्या काम करा था इसने,
तो रिपन ने 1882 में, रिपन ने क्या किया था 1882 में, 1882 में स्थानीय स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित किया था। क्या किया था? प्रस्ताव पारित। तो इसीलिए इसको स्थानीय, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को। 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। क्या क्या था? प्रस्ताव पारित। ये चीज आप नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से। और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। सब मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कमेटी थी या फिर हम समितियों की बात करेंगे, सबसे पहले कौन सी समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद में कौन सी आई थी? एमएल सिंघवी समिति। जो जो सरकारें आई उन्होंने अपने हिसाब से, अपने स्तर से चीज़ों को देखा, और इनको कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये भी चीज़ हम सारी पढ़ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम बात कर लें, नोट कर ली होंगी आपने ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम समिति की बात करते हैं। किसकी? समिति। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कौन सी है जी? बलवंत राय मेहता समिति। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। कब गठन हुआ इसका? अगर हम बात करते हैं गठन की, 16 जनवरी 1957 को। कितना? 16 जनवरी 1957 को इसने रिपोर्ट, रिपोर्ट कब सौंपी थी अपनी? 24 नवंबर 1957 को। तो इसका गठन कब हुआ था? 16 जनवरी 1957। रिपोर्ट कब सौंपी? तो 24 नवंबर 1957 को। तो इसने सबसे पहले क्या कहा था कि भाई, आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ 3 स्तर की पंचायत होती है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। कौन कौन सी? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और तीसरी है जिला स्तर पर। तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने। तो 3 प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम स्तर पंचायत, ग्रा, ग्राम पंचायत। नंबर सेकंड पे क्या होगा? जैसे ब्लॉक स्तर पर, या फिर ब्लॉक स्तर बोले या ब्लॉक स्तर पंचायत बोले। नंबर तीसरा होगा जिला पंचायत, या फिर जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो इसने 3 प्रकार के बताए थे कि 3 प्रकार के होने चाहिए। किसने बताए थे? बलवंत राय मेहता समिति ने। गठन भी आपने देख लिया 16 जनवरी 1957, और इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 24 नवंबर 1957 को। तो सबसे पहले इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में बलवंत राय मेहता समिति की जब ये रिपोर्ट आ जाती है और इन्होंने 3 अपने स्तर बताए, इसके बाद में एक जो कार्यक्रम चलाया जाता है, कौन सा कार्यक्रम होता है वो? राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। जो परिषद आयोग, एक आयोग होता है, तो इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है।
आयोग इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है। कब करता है? तो 1958 में। रिपोर्ट कब आई? 1957। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग था इसकी रिपोर्ट को कब स्वीकार कर लेता है? तो वो कर लेता है 1958 में। 1958 में। इसके बाद में हम बात करते हैं, और रिपोर्ट किसकी? बलवंत राय मेहता समिति की। जो इसके बाद में प्रथम राज्य कौन था कि पंचायत को अपने जिले में या फिर अपने राज्य में स्थापित करने वाला? तो वो था सबसे पहला राजस्थान। प्रथम राज्य उस समय पर, प्रथम राज्य पंचायत का गठन करने वाला, प्रथम राज्य पंचायत का गठन करने वाला। गठन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया। सर्वप्रथम पंचायत का जो गठन हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था राजस्थान। कहां पर था? तो राजस्थान। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर? तो राजस्थान का एक जिला पड़ता है नागौर। नागौर जिला। तो किसने ये इनका ये पंचायत का जो शुभारंभ किया था? तो उस समय पे थे पीएम कौन थे? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी थे। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था? इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि हमेशा जो फर्स्ट फर्स्ट चीज होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पीएम कौन थे और जिन्होंने उद्घाटन किया था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इसके बाद में, इसके बाद में 1977 के आसपास कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं रहती है। उसके बाद में कौन सी जनता पार्टी की सरकार आती है? किसकी आती है? जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी सरकार कब? 1977। और उसमें पीएम कौन बनते हैं? तो मोरारजी देसाई। देसाई। तो उनकी तरफ से, उनकी तरफ से एक कमेटी का गठन होता है, किसका? अशोक मेहता समिति। कौन? अशोक मेहता समिति। कौन थे ये? ये थे अर्थशास्त्री। इनकी एक समिति थी अशोक मेहता समिति। इंपॉर्टेंट समितियां हैं ये, तो आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इनसे हमेशा। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। इससे भी पूछा जाता है, जो सबसे फर्स्ट था उससे भी पूछा था। इसके बाद में जैसे ही पार्टी बदलती है तो उसके बाद में ये मोरारजी देसाई जो पीएम थे उस समय के, तो अशोक मेहता समिति का गठन करते हैं। गठन होता है, इसके बाद में ये रिपोर्ट देते हैं अपनी। कब होता है? तो 1977। रिपोर्ट कब आती है इसकी? 1978 में या 1978 में। इन्होंने क्या कहा? जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बोला था कि 3 स्तर पर होनी चाहिए, इसने क्या बोला? इसने बोला कि सिर्फ 2 स्तर पर होनी चाहिए, कि भाई जो पंचायत का वो होगा स्तर, वो होगा दो स्तरीय। दो स्तरीय। ब्लॉक पंचायत नंबर 1, एक ब्लॉक ब्लॉक पंचायत होना चाहिए। सेकंड, सेकंड क्या बोला था इन्होंने? जिला पंचायत। इन्होंने ग्राम पंचायत को नहीं माना था।
इन्होंने क्या बताया था कि ब्लॉक पंचायत होना चाहिए और जिला पंचायत और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि ग्राम स्तर पर भी या ग्राम पंचायत होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पंचायत चुनाव में क्या था जी, पंचायत चुनाव में पंचायत चुनाव में आधिकारिक भागीदारी भागीदारी होनी चाहिए। किसने बोला था ये? तो अशोक मेहता समिति ने। इसके बाद में हम बात करते हैं जीवी के राव समिति। किसकी? जीवी के राव। बस इंपॉर्टेंट यही है इसमें सबसे ज्यादा जो कि इसने जो अशोक मेहता समिति ने कब गठन हुआ था और इसने जो स्तर बताया था वो कितना बताया? दो स्तरीय। किसने दो स्तरीय पंचायतों के लिए किसने बोला? तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक मेहता समिति ने बोला था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जीवी के राव समिति। कौन सी थी? एक जीवी के राव समिति। अगर इसके गठन की बात करें तो 1985। कब इसके गठन की बात करते हैं तो गठन की बात करें 1985। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? रिपोर्ट सौंपी थी इसने 1985 में। 1985 में रिपोर्ट आती है और इसने क्या बोला था कि इसमें 4 स्तरों पे माना। मेनली फोकस जो है इसने बोला कि भाई जो इस पंचायत का वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये होना चाहिए 4 स्तरीय। कितने स्तरीय को सही माना? 4 स्तर। 4 स्तरीय कौन कौन से थे वो? पहला था ग्राम स्तर, सेकंड था ब्लॉक स्तर, ब्लॉक, और थर्ड था कौन सा? जिला, और फोर्थ कौन सा था इनका? तो राज्य स्तर। कौन सा था? राज्य स्तर। इन्होंने राज्य स्तर पर पहले 3 तो जो बलवंत राय मेहता समिति थे उसी के अनुसार थे, ग्राम, ब्लॉक और जिला। और चौथा कौन सा ऐड किया था इन्होंने? तो राज्य स्तर पर। इसके बाद में ये आप लोग याद रखें, जीवी के राय समिति जो थी उसने कितने स्तर बताए थे, कब गठन हुआ था? 1985। तो 4 स्तर बताए थे उसने। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फोर्थ। फोर्थ कमेटी कौन सी थी? तो एम एल सिंघवी समिति। तो इसका गठन कब हुआ था? 1986 में। कौन सी थी? एम एल सिंघवी समिति। समिति इनका पूरा नाम क्या है? तो एम एल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ऐसा। इसके बाद में हम बात करते हैं कब गठन हुआ इसका। तो 1986 में, 1986 में। इसके बाद में हम बात करते हैं गठन। गठन कब हुआ? 1986 में। और रिपोर्ट कब आई इसकी? रिपोर्ट भी कब दी थी? 1986 में रिपोर्ट आ जाती है। और इन्होंने क्या बताया कि ग्राम पंचायत में जैसे अगर सबसे पहले आर्थिक संसाधन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? आर्थिक संसाधन। सबसे पहले आर्थिक संसाधन की किसने बात करी? तो एम एल सिंघवी समिति ने। सबसे पहले जैसे पंचायतों में आर्थिक संसाधनों की बात। आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
उपलब्ध कराए जाने चाहिए। किसने बोला है? तो एमएल सिंघवी समिति ने। गांव के लिए, और क्या बोला था इसने? जैसे गांव, गांव का एक समूह था, गांव में न्यायिक समूह की, न्यायिक समूह की स्थापना करना, स्थापना करना। कि भी इन्होंने जैसे दिया कि अगर न्यायिक समूह की यही के गांव में जो कुछ भी होता है तो उसमें न्यायिक समूह के लिए स्थापना होनी चाहिए कि भाई गांव में ही इसका न्याय होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो जाती है तो उसमें क्या होना चाहिए? तो गांव में ही उसका न्याय होना चाहिए। अभी हमको अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आता है तो जिला स्तर पर जाना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इन्होंने क्या वो दिया था, तो गांव में ही न्यायिक समूह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी आती है? पी के थुंगन समिति। कौन सी समिति आती है? समितियाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता कि भी ये चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है ये। पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन समिति, किसका नाम? थुंगन समिति, समिति। गठन कब होता है इसका? 1988। गठन कब होता है? 1988। और रिपोर्ट कब आती है इसकी? 1989 में। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, सबसे पहले किसने ये बोला था? तो ये चीज बोली थी सबसे पीके थुंगन समिति ने। क्या बोला था इन्होंने? कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दिया जाए। और ये भी हो क्यों रखा था कि आपके मन में ये भी है कि भैया ये बार बार ये लोग मतलब समितियां बनाए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देख रहे हैं, बार बार ये करे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही स्तर पे कहीं ना कहीं सरकारें चेंज हो रही थी। जो भी सरकार आती है वही अपनी नई समिति बना देती है कि भाई इसके लिए आप रिसर्च करें, इसकी रिपोर्ट लाएं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे 1989 में किसी और की सरकार थी, जैसे मैंने आपको बताया 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है, उसके बाद में जैसे जैसे इस सरकारें चेंज होती है वैसे वैसे इनका गठन किया जाता है। तो सबसे पहले पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तो किसने बोला था? पी के थुमन समिति ने। और क्या, और क्या बोला था इसने? कि इसमें नियमित चुनाव हो। क्या हो? नियमित चुनाव होना चाहिए। चुनाव। आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ, प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में इसके जो पंचायत राज व्यवस्था के जो चुनाव किए जाते हैं, ब्लॉक पे हो, जिला स्तर पे हो, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। होना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी, मैं आपको बात बता दूं, जैसे हमारे कोई भी गांव में गांव प्रधान होता है, अगर वो बीच में किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाती है या कुछ भी ऐसा करता है, तो उसका दोबारा से चुनाव किया जाता है। चुनाव करने के बाद में वो सिर्फ इतने समय के लिए बनता है जितना उसका चुनाव जो कार्यकाल बचा है। मान लीजिए किसी ने 2 साल बाद करके कोई किसी की मृत्यु हो गया, इस्तीफा दिया, कुछ हुआ, ऐसा होता है, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ 3 साल के लिए ही वो जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन दोबारा होगा, 3 साल के लिए बनाया जाएगा। कौन बनाया जाएगा? तो ग्राम प्रधान। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? संवैधानिक दर्जा।
संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम 1992। सरकार किसकी थी? तो उस समय पे पीएम कौन थे? ये भी पूछ लिया जाता है कि जब इनको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ उस समय पे पीएम कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कौन थे। पीवी नरसिम्हा राव। राव। और इस फिर इसके बाद में हमारी जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वो थी 8। 8 में से 2 मैंने आपको बताई कब जोड़ी गई थी, लेकिन इस विषय के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसके अंदर कितने विषय थे ये भी आपको पता होना चाहिए। विषय, अगर विषयों की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए कितने? तो 29 विषय। कौन सी उसमें अनुसूची में कितने विषय होंगे? 11वीं अनुसूची और 29 विषय। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे सारी चीज। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ और इसके बाद में पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। 11वीं अनुसूची और विषय कितने थे? 29 विषय थे। आप लोग नोट कर रहे होंगे सारी चीजें। देखिए, नोट करना मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि नोट करना इसलिए जरूरी होता है कि आप कभी रिवाइज करने के लिए बैठे तो आपको चीजें सारी रिकॉल हो जाएं एक साथ। ये नहीं कि आपको दोबारा से सारी चीज नहीं पढ़नी है। मान लीजिए आपने एक इतनी मोटी किताब ले ली, वो आपने पढ़ डाली, अगर आप उसमें से नोट्स नहीं बनाते तो नोट्स ना बनाने की वजह से आपको भी दोबारा से वो किताब रिवीजन करनी होगी, दोबारा से उसमें पढ़ना होगा। इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं कि नोट्स से बहुत कम समय में बहुत जल्दी बहुत सारा रिवीजन हो सके। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें भाग कौन सा जोड़ा गया था। जैसे भाग कौन से में थी? ये भाग 9। भाग 9 में जो आर्टिकल्स जोड़े गए थे वो थे 243 से 243 ओ तक। 243 ओ तक। कहाँ तक थे? 243 ओ तक। ये सारी किस में थे? जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है पंचायती राज। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सीटों का आरक्षण। जैसे सीटों का आरक्षण की बात कर लेते हैं तो ग्राम पंचायत में सीटों का आरक्षण किसमें? ग्राम पंचायत में। पंचायत में जैसे अगर बात करते हैं महिलाओं के लिए कि महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण होगा। सीटों का आरक्षण। कुछ रिजर्व सीटें होती हैं, जैसे एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटें होती हैं, वहां से सिर्फ कोई एससी या एसटी कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ सकता है और कोई नहीं। और 1/3 किसके लिए होता है? तो महिलाओं के लिए होता है। अगर हम बात करें जैसे आर्टिकल आर्टिकल की बात करें हम इसकी, आर्टिकल 243 है। जैसे गह में क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया एससी और एसटी सीटों का आरक्षण। 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 और महिलाओं के लिए कितना होगा? महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित होंगे। 1/3
सीटें आरक्षित होंगे, आरक्षित होंगे। और किसके लिए? चक्रीय क्रम। क्या होगा? चुनाव का चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम क्या बताया मैंने आपको? वही कि प्रत्येक 5 वर्ष में इनके चुनाव होंगे। अगर कोई बीच में इस्तीफा देता है या फिर कोई कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ जितना समय उसका बचा है उतने समय के लिए ही चुनाव किया जाता है। ये नहीं कि भाई पूरा दोबारा से वो 5 साल रहेगा, नहीं, जितना समय उसका बचा है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पंचायतों की शक्तियां या अधिकार। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? पंचायतों की शक्तियां व अधिकार। पंचायतों की शक्तियां और भाग कौन लेते हैं इसमें? तो जो 18 साल से ऊपर होंगे वही लोग इसमें जो मतदान करते हैं या वोट डालने का जो अधिकार होगा, जो 18 साल से इनडायरेक्टली आप और हम होंगे, वही इनमें मतदान करते हो। आयु कितनी होनी चाहिए? और इसका अगर यदि इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन जो प्रत्याशी होगा उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। और क्राइटेरिया वही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल कर सकता है वो। जो ये सारी चीज़ें फुलफिल करता हो वह इसका चुनाव लड़ सकता है, चुनाव के लिए वो योग्य होगा। शक्तियाँ, अगर इसकी बात करें, जैसे हम पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए आर्थिक विकास, आर्थिक आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, क्या होगा जी? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। पंचायतों के लिए आर्थिक विकास या सामाजिक न्याय, या इसकी बात करें सामाजिक जो भी कल्याण के लिए नीतियों का सृजन करेगा, इस जो नीति बनाई जाएंगी, क्या होगा? नीति के लिए नीति या योजनाएं बनाना। बनाना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो 11वीं अनुसूची में, अभी मैंने आपको बताया विषय जो भी होंगे, 11वीं अनुसूची में सूची में जो विषय हैं, जो विषय हैं उनका कार्यान्वयन किया जाए, किया जाए या करना। ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। 29 विषय किसके लिए? तो ग्राम पंचायतों के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ये मार्क करेंगे। और इसके लिए अगर बात करें हम, जैसे वित्त आयोग होगा किसके लिए? जैसा आपने एक बात करी थी कि भारत का एक वित्त आयोग होगा, आर्टिकल कौन सा बताया था? 280। तो इसमें भी ऐसे ही बताया गया कि वित्त आयोग की बात करी गई है। वित्त आयोग की कौन सा? 200 आर्टिकल 243 आई में किसमें बात करी गई है? तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल आर्टिकल 243 आई। 243 आई किसकी बात करिए? तो वित्त आयोग की। कि ग्राम पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग होगा, किसमें बात करेगी? ये 243 आई की। तो ये आपको पता होने चाहिए। और
अगर हम बात करें कि इसके लिए सिफारिश कि कुछ पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो, अगर बात करें जैसे धन की बात करें या फिर इसके लिए कौन सिफारिश करे, तो राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल कुछ विषयों पर, कुछ अच्छा, ठीक है, कुछ विषयों पर सिफारिश करेगा। सिफारिश करेगा। कौन कौन से होंगे? राज्य के संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से अनुदान प्राप्त करना। अनुदान प्राप्त करना। एक तो ये होगा। सेकंड क्या होगा? पंचायतों की स्थिति के लिए, पंचायतों की स्थिति के लिए अपेक्षित, अपेक्षित उपाय। सिफारिश ये किसकी चल रही है? तो ये राज्यपाल। और वित्त पोषण के लिए, वित्त आयोग का गठन को सौंपा जाना चाहिए। चाहिए। तो ये थी जो सारी चीजें थी, आप लोगों ने नोट कर लिया होंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि सब जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद में सबसे पहले जो राज्य था जो अपने वहां पर गठन हुआ उसके बाद में, तो किसने किया था? तो वो किया था कर्नाटक ने। किसने किया था? 73वां संशोधन के बाद, संशोधन के बाद लागू किसने किया था सबसे पहले? लागू किसने? तो कर्नाटक। कर्नाटक। और अगर इसकी बात करें, मैंने आपको बताया कि क्या क्या इनकी जो स्थिति है, कैसे चुनाव कर सकते हैं, तो कौन 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अगर अब बात करें जैसे ग्राम का जो सर्वप्रथम नागरिक होगा वो कौन होगा? तो ग्राम प्रधान होगा। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होगा। अगर जिला स्तर पर बात करें हम, जिला अध्यक्ष होंगे। तो ये प्रमुखों की बात है। क्लास ये कंप्लीट हुई पंचायती राज व्यवस्था। इसमें अगर कल हम क्या पढ़ने वाले, तो कल हम पढ़ेंगे शहरी स्वशासन। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने यार दोस्त, अपने भाई बहन को, सबको जो कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबको शेयर करें। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।